ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप माथुर, जो कि सवाई मानसिंह अस्पताल में एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इनसे हमने काफ़ी कुछ जाना थायराइड के बारे में। अब डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने थायराइड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को। डायबिटीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, डायबिटीज़ क्या है, कैसे होती है डायबिटीज़, कितनी गंभीर बीमारी है? देखिए, डायबिटीज़ वास्तव में गंभीर बीमारी है और अपन साधारण भाषा के अंदर डायबिटीज़ एक शुगर की बीमारी है ना। और इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यही है कि आपके अगर रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हम डायबिटीज़ डायग्नोस करते हैं। परंतु अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जो अपनी कॉमन डायबिटीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, वो एक फैट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। यानी अपने बॉडी का जो फैट मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से रक्त में अगर फैटी एसिड की मात्रा बढ़ती है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उसी से शुगर होती है, उसी से ब्लड प्रेशर होता है, उसी से ही हार्ट की डिजीज़ और पैरालिसिस होता है। तो मैं तो कहूँगा, अगर एज ए साइंटिस्ट आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा डायबिटीज़ इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। हाँ, पर एक कॉमन मैन और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम शुगर के पैरामीटर पे इसको डायग्नोस करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि डायबिटीज़ एक मोटे व्यक्ति में ज़्यादा हो सकती है, या और चीनी खाने से, मीठा खाने से भी क्या डायबिटीज़ फैलती है? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अगर कॉमन मैन तो ये समझता है साहब मोटा है तो शुगर होने की संभावना ज़्यादा है, ज़िंदगी में चीनी ज़्यादा खाइए तो शुगर ज़्यादा होगी। और कई मरीज़ कहते हैं साहब मैं तो बहुत कम चीनी खाता हूँ, मुझे शुगर क्यों हो गई। देखिए, ये अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। देखिए, पूरी दुनिया में अगर अपन कॉकेशियंस की बात करें, अमेरिकन्स और यूरोपियंस की बात करें, तो उनमें डायबिटीज़ हाई बीएमआई का मतलब होता है अपना भार, शरीर का भार जो अपनी हाइट के लिए उसका एक रेशियो होता है जी। तो जितना बीएमआई ज़्यादा होगा, डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होगी। परंतु अपने देश में ये सही नहीं है। अपने देश में हमने खुद ने काफ़ी स्टडी करी है और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर डेटा प्रेजेंट भी किया हुआ है इसको, और काफ़ी पब्लिकेशन भी हैं कि हमारे देश और दूसरे सेंटर्स का भी यही डेटा है, हमारे देश में डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ का वेट बराबर होता है। जी। रिसेंटली हमने एक टेक्निक होती है डेक्सा, उससे डायबिटीज़ में बॉडी फैट कंटेंट निकाला और नॉन डायबिटीज़ में निकाला, तो उनमें बॉडी फैट कंटेंट हमें बराबर मिला। हालांकि जब ये फाइंडिंग मैंने अभी पिछले साल बोस्टन में प्रेजेंट की थी तो काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स को भी बड़ा ताज्जुब हुआ था कि इस पर किसी ने इंडिया में ध्यान ही नहीं दिया, पर ये हकीकत है। तो हमारा मोटापा जो है फैट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली हमारा एक पेपर एक्सेप्ट हुआ पब्लिकेशन के लिए, जिनमें हमने जीन फंक्शन स्टडी करे थे फैट की, जो अपने एब्डोमेन फैट के। हमने पाया कि डायबिटीज़ का और नॉन डायबिटीज़ का फैट बिल्कुल अलग होता है। तो ये तो हुआ फैट से रिलेशनशिप। जहाँ तक डायबिटीज़ का शुगर से संबंध है, कुछ रीसेंट फाइंडिंग्स कहती हैं कि सुक्रोज अगर अपन जितना ज़्यादा खाएंगे, डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती है। परंतु अगर अपन फैट ज़्यादा खाते हैं तो संभावना और ज़्यादा बढ़ती है। तो मीठा और चिकनाई दोनों ही डायबिटीज़ होने के लिए हानिकारक है, यानी दोनों डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ाते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब बढ़ क्यों रही है इतनी डायबिटीज़? हाँ, उसका एक सबसे बड़ी वजह जो हमें लगती है वो है अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। देखिए, पहले लोग दाल बाटी चूरमा और दुनिया भर का घी तेल मक्खन खाते थे, शुगर नहीं होती थी। आजकल मैं समझता हूँ ज़्यादातर अपने जो लिटरेट लोग हैं काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं, एक्सेस कैलोरी नहीं खा रहे हैं, फिर भी उनमें शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है। उसका एक मोटा कारण तो है आपका फिजिकल एक्टिविटी कम होना। दूसरा मैं समझता हूँ मानसिक तनाव, काम का तनाव, घर में तनाव है ना, हर छोटी छोटी बात का समाज में तनाव। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं जी, और इरेटिक खाना खाते हैं, फिर अडल्ट्रेटेड फूड खाते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, कई फैक्टर मिलके ये बीमारी करते हैं। और जेनेटिक फैक्टर तो है ही। अपने देश के कुछ साइंटिस्ट इस बात पे काम कर रहे हैं कि यदि मदर का शुगर थोड़ा हाई लेवल पे है जी, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो फीटस की भी मेटाबॉलिक प्रोग्रामिंग गलत हो जाती है और उसमें शुगर होने की संभावना बढ़ती है। तो अपना भी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। जी, डॉक्टर साहब आपने बताया कि लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, इस वजह से कहा जा सकता है दिनचर्या में जो काफ़ी बदलाव आ रहा है इस वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है एनवायरनमेंट इस वक्त वही चल रहा है, काम पे जाना और लेट आना, तो लेट सोना लेट उठना। तो इतने बिजी शेड्यूल में से एक इंसान किस तरह से अपना टाइम निकाले डायबिटीज़ से
कहें कि बचाव के लिए आपने बताया एक्सरसाइज करनी जरूरी है, तो किस तरह से करें वो, क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता इस वक्त लोगों को। देखिए अब हम आपको बताते हैं, कोई भी व्यक्ति 12 घंटे से ज़्यादा काम तो नहीं करता जी। अगर मान लो वो सोना और अपनी पर्सनल एक्टिविटी में 8 घंटे भी लगाता है तो 4 घंटे तो फ्री हैं। 4 घंटे में अगर वो एंटरटेनमेंट के साथ फिजिकली एक्टिव हो तो उसको कोई नुकसान नहीं है। या दिन में अगर आप 45 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं वो आपके लिए सफिशिएंट होती है। मैं खुद ही सुबह मरीज नहीं देखता हूँ, हॉस्पिटल जाने से पहले एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है ना। एक तो मॉर्निंग वॉक के लिए आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये दिन भर आप अपनी हर मिनट की फिजिकल एक्टिविटी देखें तो उसमें बहुत स्कोप है। ऑफिस में ये तो है नहीं कि हर टाइम आप कलम से लिखते रहें, है ना। लिखना है तो आप खड़े खड़े लिख लें, हर छोटे छोटे काम के लिए आप खुद खड़े होएं और जाएं। क्या होता है, कुर्सी पे बैठ गए, घंटी बजा दी, चपड़ासी आ गया, है ना। आपको फाइल दूसरे कमरे में ले आनी है, आप खुद ले आकर जाइएगा, है ना। जहाँ तक हो सके अपने ऑफिस में आप खड़े रहिएगा, घूमते रहिएगा। थोड़ा भी टाइम मिला चहलकदमी करके आ जाइएगा, है ना। बातें करनी है आपस में खड़े खड़े कर लीजिए, बैठ के नहीं करिए, है। कुछ लोग क्या जैसे टाइम मिला अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं, उस समय अगर वो बिना सहारा लिए खड़े रहें, इन छोटी छोटी प्रिकॉशन से भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी और एनर्जी कंजम्पशन में फ़र्क पड़ता है। इसको एक्चुअली मेटाबॉलिज्म रिकम्बेंसी या कहते हैं, और ये अपने आप बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसे पसर के बैठ जाते हैं और हाथ पांव ढीले पड़ के बैठ जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अलर्ट बैठते हैं। इन छोटी छोटी बातों से भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि हार्ट डिजीज़ से क्या रिलेशन है इसका, डायबिटीज़ का? जी हाँ, एक्चुअली क्या होता है, डायबिटीज़ के रोगी में हार्ट अटैक होने की संभावना दुगनी हो जाती है जी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी व्यक्ति को एक हार्ट अटैक हो जाता है तो उसमें दूसरा अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है, उसमें भी एक हार्ट अटैक हुए अन्य व्यक्ति के बराबर दूसरा अटैक होने का रिस्क होता है। यानी कि डायबिटीज़ का मरीज हो चाहे जिसको एक हार्ट अटैक हो गया हो, वो दोनों ही एक तरह से इक्वलेंट हार्ट पेशेंट के बराबर माने जाते हैं। जी। अच्छा, मूल कारण है अपने फैट का डिसऑर्डर। देखिए कॉमन सॉइल है वो है एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म, उसी से ही आपकी ब्लड प्रेशर होता है, उसी से हार्ट प्रॉब्लम होती है, उसी से आपका पैरालिसिस होता है, उसी से डायबिटीज़ होती है। यानी एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, हृदय रोग और डायबिटीज़। जी। तो इनको एक ही रोग का अलग अलग मैनिफेस्टेशन माना जाना चाहिए और वो आपके फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इलाज के क्या तरीके हैं सर इसके? किसकी, हार्ट के प्रॉब्लम के? डायबिटीज़ के। हाँ, देखिए डायबिटीज़ के इलाज के 3 पिलर होते हैं जी। एक तो होता है डाइट एक्सरसाइज, दूसरा होता है एजुकेशन और तीसरा होता है मेडिसिन। पेशेंट को अपनी बीमारी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए डायबिटीज़ तो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, 24 घंटे तो डॉक्टर साथ रहेगा नहीं। मरीज को अपनी बीमारी समझनी थी और इलाज के बारे में पूरा समझना चाहिए, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन क्या साइड इफ़ेक्ट है, कैसे ली जाती है, कैसे डाइट कंट्रोल किया था, कैसे एक्सरसाइज किया था, कैसे स्ट्रेस अवॉइड किया था, है एजुकेशन। जी। डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यदि किसी व्यक्ति का डाइट कंट्रोल नहीं है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जी। और लास्ट में ऑफ कोर्स मेडिसिन हैं, कुछ ओरल मेडिसिन होती हैं और इंसुलिन होती है। सर आपने थायराइड के बारे में बताया कि इसका किसी भी देसी नुस्खे से इलाज असंभव है, नहीं हो सकता। क्या डायबिटीज़ का किसी देसी नुस्खे से इलाज संभव है? देखिए जो अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हर्ब्स हैं, मैंने इनका लिटरेचर देखा है और कुछ हर्ब्स के बारे में अच्छी कंट्रोल स्टडीज़ हुई हुई हैं, जैसे फिनोग्रीक है, गुड़मार है, इन पे ट्रायल हुई हैं। एक अपने आप में एक वीक मेडिसिन हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि मेडिकल लिटरेचर में भी जो हमारा साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें इन पे स्टडीज़ पब्लिश हैं और इनके फेवरेबल इफ़ेक्ट हैं, पर ये अपने आप में बहुत हल्की दवाइयाँ हैं। किसी की एडवांस डिजीज़ है उसमें ये काम नहीं करने वाली, परंतु इनका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट है बहुत कोई साइंटिफिकली स्टडी नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्वालिटी ऑफ फैट एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि फैट टिश्यू का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है यानी इन्फ्लेमेशन है, उसका भी रिसेंटली चेन्नई में एक प्रेस्टिजियस टॉक थी तो मैंने पूरा लिटरेचर रिव्यू किया था। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपन आयुर्वेद में भी अपने देसी उसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके हल्दी, जी। टर्मेरिक है। टर्मेरिक कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वो जो डायबिटीज़ का रूट कॉज है उस पर कुछ हद तक प्रभाव डालते हैं, परंतु क्या इसको हम क्लिनिकली यूज़ करें ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक बहुत अच्छी कंट्रोल स्टडी नहीं होती हम नहीं कह सकते। इसी तरह जैसे हम पढ़ रहे थे, जैसे अंगूर अनार के कुछ एक्सट्रैक्ट थे
जिनका फेवरेबल इफेक्ट था एडिपोज टिश्यू इन्फ्लेमेशन पे। ये सब अच्छा, जितनी भी हर्ब्स और आपके ये होती हैं मसाले, उनका भी कुछ फेवरेबल इफेक्ट लिटरेचर मिला है, परंतु ये कहना अभी सही नहीं है कि आप इनका इस्तेमाल शुरू करें, क्योंकि जब तक कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हो मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता इनके बारे में कि इनको यूज़ करना चाहिए। हाँ, एविडेंसेस हैं कि ये यूज़ हो सकते हैं, बट करना चाहिए ये मैं अभी नहीं कह सकता। सर यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगा मैं, एक बाज़ार में आजकल काफ़ी तरह की शुगर फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, च्युइंगम मिल रही हैं, चाय मीठी करने के लिए गोलियाँ मिलती हैं शुगर फ्री, तो क्या वो लेना उचित है एक मरीज़ के लिए? मैं उनको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता। देखिए, एस्पार्टेम जो है वो अगर एक्सेस यूज़ करेंगे तो आपके न्यूरो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, और कुछ लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इवन ब्रेन ट्यूमर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं उनको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता, रिकमेंड नहीं करता हूँ जी। बेटर ये कि आप फीका ले लें। और बल्कि ये भी है कि अगर आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है, वेट मेंटेन है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर आप शुगर ले भी लेते हैं वो आपके लिए इतना डेंजरस नहीं है। सर, डायबिटीज़ रोकने के तरीके क्या हैं और परहेज़ क्या रखने चाहिए इसमें मरीज़ों को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसको रोकने का सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए आपको अगर स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर है जी, तो ये आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, पर आपको बहुत एडवांस स्टेज में होगी। और अगर आपके जेनेटिक फैक्टर वीक है तो आप काफ़ी हद तक इसको रोक सकते हो। रोकने के लिए जो 3 चीज़ें हैं, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और स्ट्रेस रिडक्शन। जी। डाइट में ये है कि तली हुई चीज़ें और चीनी वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, फल है, सब्जी है, दूध, दही, पनीर है, ये चीज़ें ज़्यादा करें। एक्सरसाइज रेगुलर करें, दिन भर फिजिकली एक्टिव रहें, एक मॉर्निंग वॉक या कोई भी इंटेंसिव एक्सरसाइज करीब 45 मिनट्स की रोज़ सुबह करें। और स्ट्रेस जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। स्ट्रेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इग्नोर हो रहा है। तीसरा एक फैक्टर जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, रिसेंटली जो स्टडीज़ आ रही हैं कि कई एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं जो कि आपके डायबिटीज़ की संभावना बढ़ाते हैं, ऐसा डेटा आ रहा है। हालांकि कन्विंसिंग अभी नहीं है, पर जहाँ तक हो सके पॉल्यूटेंट्स को अवॉइड करना भी ठीक रहता है। डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे जेनेटिक डिसऑर्डर की, क्या है ये जेनेटिक डिसऑर्डर और कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? जी हाँ, एक्चुअली डायबिटीज़ होने में जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है। कुछ 5 to 10% जो रिस्क होता है आपको जेनेटिक फैक्टर से होता है, क्योंकि डायबिटीज़ फैमिलीज़ में रन करती है। देखिए, अगर मदर फादर दोनों को डायबिटीज़ में, बच्चों में डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो रिसेंटली इसके जीन्स भी काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई हुए हैं। हमने भी एक अपने नेशनल लेवल बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हुआ था। आई वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द प्रोजेक्ट, CSIR का प्रोजेक्ट था, और काफ़ी हमें सफलता मिली, और जल्दी ही हमारे जो शोध के निष्कर्ष हैं पब्लिश हो जाएंगे। तो ये तो हुआ कॉमन डायबिटीज़। कुछ डायबिटीज़ हैं जिनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर होता है, उनको मोडी डायबिटीज़ कहते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। उनमें तो अगर पेरेंट्स को शुगर है तो बच्चों को 99% शुगर हो ही जाती है, और उनको डायग्नोस करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग भी अवेलेबल है। इसी तरह कुछ डायबिटीज़ जो जन्म के साथ होती है, यानी ज़िंदगी के पहले कुछ महीने में होती है, इसको नियोनाटल डायबिटीज़ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ समझते हैं उस तरह के बच्चों में हमेशा इंसुलिन दी जाए, पर जो नियोनाटल डायबिटीज़ कुछ जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं जो टैबलेट से रेस्पॉन्ड करते हैं, उनका भी जेनेटिक टेस्टिंग अब उपलब्ध है। ये तो जीन्स के बारे में। जी सर, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, थायराइड के जो मरीज़ हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, डायबिटीज़ के मरीजों को हम कहेंगे भाई अपने डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इन पे बहुत ध्यान दें, है ना, रेगुलर ट्रीटमेंट लें, और अपने घर वालों पे भी ध्यान दें। देखिए, आपको डायबिटीज़ है तो एक तो आपको खुद को हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा है, और दूसरा आपके बच्चों में भी फ्यूचर में डायबिटीज़ सब चीज़ें होने की संभावना है। तो खाली अपना इलाज नहीं करें, अपना फ्यूचर भी देखें, हार्ट का फ्यूचर भी देखें, और अपने बच्चों और स्पाउस को भी देखें, उनमें बीमारी डेवलप हो रही कि नहीं हो रही। जहाँ तक थायराइड का सवाल है, एक्सेप्टिंग रेयर डिजीज़, मरीज़ को ज़्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए, इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट लें और खुश रहें। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे डॉक्टर संदीप माथुर, जिन्होंने थायराइड और डायबिटीज़ से संबंधित इलाज के बारे में बताया, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये बताया डॉक्टर साहब ने। एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी चाहिए, और तेल कम घी का खाना खाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर अपने शरीर को दे, अपनी बॉडी को दे, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
नमस्कार, मेडिटॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संदीप माथुर, जो कि सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करेंगे आपसे थायराइड के बारे में। जी हाँ। उस बारे में हम दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। आपसे ये जानना चाहूँगा मैं, सबसे पहला सवाल ये होगा मेरा कि थायराइड क्या है और कैसे होता है? देखिए, थायराइड अपने बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन है, अंतःस्रावी ग्रंथि है और अपनी जो नेक होती है उसके निचले हिस्से में स्थिर होती है। एक छोटी सी ग्लैंड है ये, इसके 2 लॉब होते हैं और बीच में इसमें से जुड़े हुए होते हैं। ये ग्लैंड T3 T4 नाम के हार्मोन स्रावित करती है, यानी T3 T4 नाम के हार्मोन इस ग्लैंड से निकलते हैं जो अपने बॉडी के मेटाबॉलिक रेट्स को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और इसका जो सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का, वो अपने दिमाग के निचले हिस्से में से पीयूष ग्रंथि से TSH नामक हार्मोन से नियंत्रित होती है। और थायराइड ग्लैंड का यदि डिसफंक्शन 2 तरह का हो सकता है, या तो ये T3 T4 हार्मोन ज़्यादा बना रहे हों या T3 T4 हार्मोन कम कर रही हो, या ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया हो, जिसको गॉइटर या घेंगा रोग कहते हैं। तो ये एक रूपरेखा है थायराइड रोगों के बारे में। जी डॉक्टर साहब, लक्षण क्या है इसके थायराइड के? कैसे पता चले कि थायराइड की बीमारी शुरू हो गई है या हो चुका है थायराइड? देखिए, ऐसे थायराइड के अलग अलग रोगों के अलग अलग लक्षण होते हैं। जी, मैं तीनों के बारे में अलग से बताऊंगा। एक तो होता है थायराइड ग्लैंड का एनलार्ज जो है ना, जिसको गॉइटर कहते हैं या घेंगा रोग कहते हैं, यानी गले के नीचे हिस्से में एक गांठ बन जाती है। और ये गांठ जो होती है कई तरह की होती है। एक तो होती है जैसे सिंपल गॉइटर, जिन एरियाज़ में अपने आयोडीन की कमी होती है वहाँ पे आयोडीन की कमी से सिंपल गॉइटर होता है, और वो एंडेमिक गॉइटर होते हैं, 10% ज़्यादा पॉपुलेशन के लोगों को गॉइटर हो जाता है। जी। कुछ लोगों को बिना आयोडीन की कमी के भी गॉइटर होता है, जिसको सिंपल गॉइटर कहते हैं। और सिंपल गॉइटर के कई कारण होते हैं, जो मतलब किसी व्यक्ति विशेष की किसी गतिविधि से नहीं, एक तरह का रोग होता है ये। जी। थायराइड में यदि कैंसर होता है या नॉन कैंसरस गांठें होती हैं, उनको एडिनोमास कहते हैं, है ना। ये तो हुई थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा होना। जी। फिर 2 तरह के रोग होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मीन्स थायराइड हार्मोन का ज़्यादा बनना। उस बीमारी में T3 T4 हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, TSH कम बनता है। और उसके अंदर जैसे गर्मी ज़्यादा लगना, पसीना ज़्यादा आना, हाथ कांपना, घबराहट होना, बेचैनी होना, है ना, वजन कम होना, थकान होना, ये सारे लक्षण होते हैं। यदि थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो वजन बढ़ जाना, सूजन आना, सुस्ती आना, ठंड ज़्यादा लगना, आवाज़ भारी होना, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। जी जी। बोलने चालने में भी किसी तरह की कोई परेशानी होती है? जी हाँ, हाइपोथायराइडिज्म में आवाज़ भारी हो जाती है। जी। और गॉइटर कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अपने आवाज़ का यंत्र होता है लैरिंग्स, उसकी नर्व को अफेक्ट कर सकता है, उससे भी आवाज़ भारी हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि थायराइड में मोटा भी कर सकता है, थायराइड पतला भी हो जाता है उसमें, तो ये क्या है थायराइड में? ये क्या लक्षण है? मोटा करने वाला थायराइड क्या होता है, पतला करने वाला क्या होता है? हाँ, देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में यूजुअली वेट गेन होता है, जी। है ना, 2-3 किलो वेट गेन होता है। कुछ लोगों का ज़्यादा भी होता है, परंतु इम्पॉर्टेंट ये, कुछ लोगों का वेट कम भी होता है। हाइपोथायराइडिज्म में ज़्यादातर व्यक्तियों का वजन बढ़ता है, पर कुछ किलो ही बढ़ता है। कुछ एक का बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पर कुछ का कम भी हो सकता है। परंतु वजन बढ़ने का एक कारण थायराइड हो सकता है, परंतु वजन बढ़ने वाले ज़्यादातर मरीजों में थायराइड नहीं होता है। कुछ लोग समझते हैं वजन बढ़ गया थायराइड होगी। थायराइड एक कारण है, पर ज़्यादातर केस में थायराइड नहीं होता है। अगर मेरे पास 100 मरीज आएंगे, साहब मेरा वजन बढ़ रहा है, तो हार्डली कोई 4-5 में थायराइड निकलेगा। ये तो हुआ हाइपोथायराइडिज्म, वजन का संबंध। थायरोटॉक्सिकोसिस यानी हाइपरथायराइडिज्म में वजन कम होता है और ज़्यादातर पेशेंट में अच्छा खासा वेट कम होता है, परंतु कभी कभी उल्टा भी होता है। थायराइड तो हाई है हाइपरथायराइडिज्म में और वजन उल्टे बढ़ जाता है। तो ये एक्चुअली बड़ा कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप है वजन का और थायराइड का। जी जी। इन दोनों में अंतर क्या होता है? क्या इन दोनों में कहें तो पूछ सकता हूँ मैं आपसे, खतरनाक जिसे कह सकते हैं इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा खतरनाक थायराइड रहेगा? देखिए, एक तो थायराइड हार्मोन का बढ़ना, थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायराइडिज्म, घटना हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि 2 अलग अलग पोल पे बीमारी है ये। हाइपो मीन्स बहुत लो, हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा। देखिए, दोनों ही अपनी एक्सट्रीम में बहुत डेंजरस होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, और थायरोटॉक्सिक बहुत सीवियर होकर क्राइसिस होकर उसमें भी डेथ हो सकती है। दोनों की अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन, दोनों की डेंजरस होती है। ये कहना सही नहीं है कि सर एक ज़्यादा खतरनाक है।
दोनों ही अगर बहुत सीवियर हैं तो बहुत डेंजरस हैं, माइल्ड हैं तो इतनी डेंजरस नहीं है। तो क्या इसके लिए इलाज के लिए जो दवा लेनी पड़ती है, आप बीमारी के इलाज के लिए दवाई लेनी पड़ती है, जो भी इलाज करवाना पड़ता है, वो क्या ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है दवाई या कोई लिमिटेशन है उसकी? बिल्कुल आपने सही पूछा। हाइपोथायराइडिज्म की पहले अपन बात करें जी। कुछ लोगों की टेम्परेरी हाइपोथायराइडिज्म होता है, ख़ासतौर पे जो महिलाओं में डिलीवरी के बाद होता है, उसको पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस कहते हैं। वो बीमारी यूजुअली 6 महीने से 1 साल में ठीक हो जाती है जी। परंतु कुछ हाइपोथायराइडिज्म जो जिसे एट्रोफिक थायराइडाइटिस होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, यानी ज़िंदगी भर ही उसको थायराइड की दवा लेनी पड़ती है। जी। अब जैसे ही मैं मरीज कहता हूँ कि सर दवा ज़िंदगी भर लेनी, वो एकदम निराश हो जाते हो ज़िंदगी भर दवा खाऊंगा। उनको मैं समझाता हूँ ज़िंदगी भर रोटी भी तो खाओगे। देखिए रोटी आपके पेट में नहीं बनती, आप बाहर से लेते हैं। जी। थायराइड हार्मोन आपकी यदि शरीर में नहीं बन रहा है उसको बाहर से ले रहे हैं, तो उसको जैसे हवा पानी रोटी अंदर लेते हैं इस तरह लीजिएगा। यानी कि जो चीज़ शरीर में नहीं बन रही है उसको बाहर से ले रहे हैं, जैसे विटामिन ले रहे हैं उस तरह थायराइड हार्मोन लीजिए, इसको दवा के रूप में नहीं लें। देखिए इस स्टेटमेंट से पेशेंट को काफ़ी साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है। तो इससे मतलब डरने की नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर साहब इसमें क्या थायराइड से कैंसर का भी डर होता है? हाँ देखिए थायराइड ग्लैंड में कैंसर होता है जी, है ना। अब उसमें भी क्या ज़्यादातर थायराइड ग्लैंड के जो कैंसर होते हैं वो अपनी बहुत अच्छा इलाज है उनका और अपनी ज़िंदगी कम नहीं करते हैं। देखिए थायराइड कैंसर जैसे पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा के अधिकांश मरीज जो होते हैं उनमें अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो पेशेंट को ऑपरेट होने के दोबारा कैंसर नहीं होता है, ना उसका जीवन कम होता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं, जैसे कोई 22 साल की लड़की है, थायराइड कैंसर डिटेक्ट हुआ, ऑपरेट हो गई, वो 100% क्योर हो गई, पर उसकी शादी इसलिए नहीं की, सर कैंसर की मरीज से कौन शादी करे। जी। मैं तो बल्कि यंग पेशेंट्स को कहता हूँ अगर थायराइड कैंसर निकल जाए तो कृपया बताएं नहीं किसी को, क्योंकि अननेसेसरी स्टिग्मा लग जाता है। जी। पर हाँ कुछ कैंसर थायराइड के खतरनाक होते हैं, या थायराइड कैंसर को अगर आप नेगलेक्ट करें, यानी गोइटर हो और आप उसको नेगलेक्ट करें, उस पर ध्यान नहीं दें और उसको 4-5 साल तक ऐसे ही बढ़ने दें तो वो फैल जाता है। तो ये रहा थायराइड कैंसर के बारे में। डॉक्टर साहब आयोडीन नमक लेने से क्या थायराइड पूरी तरह से जा सकता है? हाँ ये थोड़ा सा मिसनॉमर है एक्चुअली। क्या अगर आप आयोडीन नहीं लेंगे, आपके पानी में अगर आयोडीन नहीं है या अगर पानी में आयोडीन नहीं है तो और आप उसको सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो गोइटर रोग होने की संभावना है, इसको एंडेमिक गोइटर कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि आयोडाइज नमक ले लिए तो आपको ज़िंदगी में कभी सिंपल गोइटर नहीं होगा या आपको थायराइड कैंसर नहीं होगा या हाइपोथायराइडिज्म नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एंडेमिक गोइटर जिसे कहते हैं उसका बचाव आयोडाइज सॉल्ट से होता है। जी। डॉक्टर साहब क्या थायराइड का कोई देसी नुस्खे से भी इलाज संभव है? क्योंकि कई लोग होते हैं एलोपैथी से डरते हैं, वो दवाइयाँ लेने से डरते हैं, जैसा भी आपने बताया था कि ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी इस नाम से डर जाते हैं, लेकिन एक देसी दवाइयाँ हैं कि या घर के नुस्खे से भी क्या ये बीमारी मिटाई जा सकती है? देखिए जहाँ तक सिंपल एंडेमिक गोइटर का सवाल है वो तो खैर आयोडाइज सॉल्ट से होता ही है, उसके अलावा मैं नहीं समझता कोई देसी इलाज कारगर होगा थायराइड के अंदर। जी। तो थायरोटॉक्सिकोसिस से मेरी नॉलेज में ऐसी कोई लिटरेचर में नहीं देखी जो उसको कंट्रोल करें। कुछ लोग होम्योपैथी लेते हैं और कहते हैं सर हमारा थायराइड था और हमें बड़ा सिम्टम रिलीफ मिला, जब टेस्ट करा के आते हैं तो उनको वही T3 T4 घटे हुए और TSH बढ़े हुए निकलते हैं। तो मैं नहीं समझता कि देसी इलाज कोई इनमें, मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, कोई कारगर है। कितनी खतरनाक बीमारी कह सकते हैं इसे थायराइड को? मैंने आपको जैसे पहले बताया ना, अगर हाइपरथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा सीवियर है तो खतरनाक है, हाइपरथायराइडिज्म बहुत सीवियर है तो खतरनाक है, थायराइड कैंसर बहुत एडवांस डिजीज़ में, कुछ एनाप्लास्टिक कैंसर है तो खतरनाक है, जानलेवा हो सकते हैं। पर ये बहुत कम केस होते हैं, ज़्यादातर केस में ये नॉन डेंजरस होती हैं। जी। डॉक्टर साहब आपने बताया भी इलाज संभव है थायराइड का, इलाज करते हैं आप। क्या इलाज के बाद एक मरीज़ बेफिक्र हो जाए इस बीमारी से, या उसके बाद भी किसी तरह के कोई परहेज की ज़रूरत रहती है उसे? हाँ देखिए, जब तक हाइपोथायराइडिज्म का सवाल है, आपने इलाज चालू करा, थायराइड कंट्रोल में आ गया, बस दवा खाते रहिए, 6 महीने साल में टेस्ट कराते रहिए, डोज एडजस्ट करते रहिए। जी। बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है और वो आपकी आदत में आता है। सुबह उठते कुछ लोग चाय पीते तो कुछ थायराइड की टैबलेट भी ले लेते हैं, है ना, इट बिकम्स ए रूटीन। आप ब्रश भी करते हैं, चाय भी पीते हैं, तो एक थायराइड की टैबलेट ले लीजिए, तो बेफिक्र ही रहना चाहिए। जहाँ तक थायरोटॉक्सिकोसिस का सवाल है, उसकी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी है। जैसे कार्बिमाजोल मेडिसिन देते हैं तो उससे कई दफ़ा 1.5 से 3 साल में वो कंट्रोल हो जाता है, क्योर भी हो जाता है या रेमिशन में आ जाता है। प्लस रेडियो आयोडीन और सर्जरी से भी थायरोटॉक्सिकोसिस को क्योर किया जा सकता है, और एक बार क्योर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब बचाव के क्या तरीके हैं इसके? कहें परहेज़ अगर आप बताएं किसी को तो क्या परहेज़ रखने पड़ेंगे उससे, और बचाव के क्या तरीके हैं इस बीमारी से? देखिए, थायराइड में बचाव के लिए सिर्फ एंडेमिक गोइटर से बचने के लिए आयोडाइज सॉल्ट है जी। उसके अलावा तनाव से थोड़ी थायराइड की बीमारियां बढ़ती हैं।
तो तनाव जितना कम हो ज़िंदगी में उतनी ही आपको फ़ायदा है। परंतु ऐसा नहीं कि खाने में एक्स वाई चीज़ आप खा रहे हैं तो आपको थायराइड कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है। एक रूटीन डाइट, आयोडाइज सॉल्ट और तनाव से बचें, उसके अलावा कोई विशेष नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसमें थायराइड का पता चलता है एक मरीज़ को, तो एक आम तौर पर देखा गया है घबरा जाता है मरीज़ थायराइड की बात सुन के। क्या कोई ऑपरेशन वगैरह भी करना पड़ता है इसमें, या दवाइयों से ही इसका इलाज संभव है? देखिए, ऑपरेशन तो सिर्फ करते हैं हम, एक तो थायराइड कैंसर होता है जब जी, और ये मैं यहाँ फोकस करना चाहूँगा, कैंसर क्योरिटी का एक सर्जरी क्योरिटी भी होती है इसकी, फिर यानी 100% ठीक भी हो जाता है कई दफ़ा सर्जरी के बाद। और जहाँ तक घबराने का सवाल है, मैं इससे एग्री नहीं करता। जी, इसलिए कि कई दफ़ा यंग लेडीज़ आती हैं, गर्ल आती हैं कि साहब मेरी शादी होने वाली है और मुझे थायराइड है, मैं ससुराल में बताऊं कि नहीं बताऊं? मैंने कि बिल्कुल बताओ और एक मेरा नाम, पता और नंबर और दे दो, अगर उनको कन्फ्यूजन हो तो मुझसे बात कर लें। जी। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसका क्या, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि टाइम नहीं मिलता लोगों को, सीधे ऑफिस गए, काम किया, घर आ गए, क्या थायराइड की बीमारी एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी होती है, व्यायाम ना करने की वजह से भी होती है, या व्यायाम करके और खान पीन में अपने पूर्णतः सावधानी बरत के भी इस बीमारी से दूर रखा जा सकता है? नहीं, देखिए, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ पे तो फ़र्क पड़ता है इनका। थायराइड में नहीं, थायराइड में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों में। तो ये थे डॉक्टर संदीप माथुर, जो कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। काफ़ी कुछ बातें बताई डॉक्टर साहब ने, थायराइड से बचाव के बारे में बताई, थायराइड के इलाज के बारे में बताई डॉक्टर साहब ने। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी डॉक्टर साहब से बातचीत यूं ही जारी रहेगी।